दोस्तों नमस्कार। एक खबर जिससे भारत भयभीत है, एक खबर जिससे न्यायपालिका पर प्रश्न चिन्ह है और एक खबर जिस पे लोगों के भरोसे में कमी आई है। वो खबर है जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़ा हुआ, जिसमें एक कैश कांड की घटना ने जस्टिस वर्मा को खबरों में ला दिया है और देश के लोग यह जानना चाहते हैं कि यह घटना क्या है और यदि घटना सही है तो जस्टिस वर्मा अभी तक बाहर क्यों है। दोस्तों, एक शायरी में कहा गया है कि जब सच्चाई आपको बुरी लगने लगे तो समझ लेना कि आप गलत रास्ते पे हो। कहीं न कहीं जस्टिस वर्मा के ऊपर लगे हुए मामले को लेकर पूरा देश सन्न में है, पूरा देश आश्चर्यचकित है कि हो क्या गया है और क्या इस देश की न्यायपालिका भी भ्रष्टाचार के घेरे में आ चुकी है। क्या इस देश के लोगों को जहां न्याय का भरोसा होता है, क्या वो भरोसा टूटता हुआ नजर आ रहा है? क्या इस देश के संविधान के अनुसार जिस न्यायपालिका की परिकल्पना की गई है, जहां सबके लिए न्याय बराबर होगी, सबको न्याय अनिवार्य मिलेगी, क्या इसमें कहीं गिरावट आ रही है? तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं यह इसी प्रकार की खबर है जिस पर सभी देश के लोगों को जानना जरूरी है कि एक न्यायाधीश के घर में अगर लाखों करोड़ों का कैश मिलता है, उसके बावजूद भी उस न्यायाधीश के न ऊपर एफआईआर होता है, न वह न्यायाधीश गिरफ्तार होता है और न ही न्यायाधीश पर कोई कानूनी कार्रवाई की जाती है, तो फिर क्या इस देश के संविधान की मूल भावना के विरोध में यह बात नहीं है कि एक न्यायाधीश के ऊपर कुछ नहीं होता है और एक आम आदमी के घर में यदि थोड़ी सी भी कैश मिल जाए तो ईडी, सीबीआई, सरकार, पुलिस विभाग सब एक्टिव होकर उस आदमी को बिना जाने और समझे ही कोर्ट के माध्यम से या कोर्ट के आदेश के पहले ही उसे जेल के सलाखों में डाल दिया जाता है। उस आदमी और न्यायाधीश के बीच यदि फर्क है तो भारत का संविधान सबको न्याय और बराबर न्याय देने की बात क्यों करती है? मेरा कहना पहले तो जस्टिस वर्मा के संदर्भ में है, उससे पहले कि आप इस पूरी कहानी को समझ लीजिए। कहानी ये है कि 14 मार्च को जिस दिन पूरे भारत में होली का उल्लास था, उसी दिन जस्टिस वर्मा के आवास पर, जो दिल्ली हाई कोर्ट के पास में स्थित है, आग लगी। हालांकि उस दिन जस्टिस वर्मा अपने आवास पर नहीं थे। आग लगने के तुरंत बाद एक कर्मचारी ने फायर ब्रिगेड को फोन किया। फायर ब्रिगेड सहित कुछ पुलिस वाले जैसे ही उनके घर पर पहुंचे, आग लगी हुई परिस्थितियों को देखते हुए आग बुझाने का काम किया गया। दोस्तों, आग बुझाई गई। उसके बाद घर के भीतर जाकर मुआयना किया जा रहा था। उसी दौरान एक कमरे में जो दिखा उससे पुलिस अचंभित रह गई, आश्चर्यचकित रह गई। वह बात यह है कि उस कमरे में भारी मात्रा में नोटों की बंडल बोरे में कसकर रखी हुई थी। और दोस्तों, मैं बता दूं कि उसमें कुछ बोरे आग से जल चुके थे, कुछ अर्ध जले अवस्था में थे और कुछ बोरे में पड़ी हुई नोट सुरक्षित जस की तस दिख रही थी। यह पुलिस के सामने दिखने वाली एक घटना थी जिसमें फायर ब्रिगेड शामिल थी। जस्टिस वर्मा के सिक्योरिटी, जो घर की सिक्योरिटी देने वाले लोग थे, वो भी वो लोग मौजूद थे। लेकिन यह खबर उस दिन किसी भी जगह प्रसारित नहीं की गई, न किसी को कानो कान खबर हुई और यह घटना देश के पास पहुंच ही नहीं पाई। 14 तारीख बीत गया, 15 तारीख बीत गया। इस तरह करते करते 21 तारीख तक पूरे देश को कहीं से भी खबर नहीं थी कि इस प्रकार का एक कैश कांड इस देश में हुआ है। दोस्तों, मैं बता दूं कि खबर सामने कैसे आई। खबर सामने तब आई जब इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में यह खबर छपी कि दिल्ली हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश, जिन्हें जस्टिस वर्मा के नाम से जाना जाता है, उनके आवास पर भारी मात्रा में कैश का बंडल मिला है। जब उनके घर पर आग लगी थी, जली हुई अवस्था में पड़ी हुई नोटों की गड्डियां और कुछ सुरक्षित पड़ी हुई गड्डियां यह बताने के लिए, यह चीख चीख कर बता रही है कि वह भारतीय नोटों की बंडल
करोड़ों करोड़ों में हो सकती है। दोस्तों, इसी के साथ पूरे देश में खबर फैल गई कि क्या न्यायाधीश गिरफ्तार हुए हैं, क्या न्यायाधीश के ऊपर कोई केस दर्ज हुआ है, क्या न्यायाधीश के ऊपर एफआईआर हुआ है, क्या न्यायाधीश को हटाया गया है। यह खबर जानने के लोग लगातार यूट्यूब चैनल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रेस मीडिया में खबर जानने के लिए उत्साहित थे, लेकिन कोई बड़ी खबर नहीं आ रही थी। फिलहाल एक खबर आई, वह यह खबर थी कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा को इस केस के वजह से उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट से वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही सबसे पहले जस्टिस वर्मा की नियुक्ति हुई थी और इलाहाबाद हाई कोर्ट से 2021 में उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट में स्थानांतरित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम प्रणाली ने तत्काल फैसला लेते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में उन्हें ट्रांसफर कर दिया। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाने पर वहां के बार काउंसिल के वकीलों ने भारी विरोध किया है कि क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट कचरों का घर है जिसे जब चाहा जाए वहां ले आकर फेंक दिया जाए। एक कड़ा विरोध था वकीलों की तरफ से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आदेश तो मानना ही होगा। कोलिजियम प्रणाली ने फैसला लिया। मैं एक बात बार बार बोल रहा हूं कि कोलिजियम प्रणाली क्या है। दोस्तों, कोलिजियम प्रणाली 1993 में गठित एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद तय किया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश यदि नियुक्त होंगे, उनकी सिफारिश करने का काम, उनका स्थानांतरण करने का काम, उनको किसी प्रकार से तबादले करने का काम, इस प्रकार का कोई काम अगर किया जाएगा तो कोलिजियम प्रणाली के अंतर्गत ही किया जाएगा। अर्थात सरकार से बिल्कुल स्वतंत्र एक ऐसी इकाई जिसे हम सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका कहते हैं, वह अपने अधिकारों को जानता है। इसीलिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पूरी तरह से प्रोटेक्टेड किया गया है कि किसी प्रकार से किसी न्यायाधीश के ऊपर सीधे सरकार का कोई दखल न हो। दोस्तों, कोलिजियम प्रणाली का गठन 1993 में हुआ था। उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज अर्थात भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जज शामिल होते हैं और उन्हीं कोलिजियम प्रणाली के फैसले के आधार पर एक यह फैसला लिया गया कि जस्टिस वर्मा जिनके घर कैश कांड की खबर आ रही है, उसके लिए एक जांच समिति गठित की जाए। दोस्तों, जांच समिति का गठन हो गया। जांच समिति का रिपोर्ट अभी आई नहीं है। इस दौरान पुलिस भी एक्टिव हुई और पुलिस एक रिपोर्ट बनाकर सुप्रीम कोर्ट को भेज दी। एक रिपोर्ट भारत सरकार को भेज दिया गया और एक रिपोर्ट हेड ऑफ पुलिस को भेज दिया गया और इस तरह से पुलिस की तरफ से यह सामान्य कार्रवाई कर ली गई, लेकिन जस्टिस वर्मा के ऊपर कोई नामित एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। उधर सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार यह जांच चल रही है। अब जब मेन बात हम बताने आपको ये जा रहे हैं कि जस्टिस वर्मा के ऊपर क्या गिरफ्तारी क्यों नहीं, जस्टिस वर्मा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि सभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को यह प्रोटेक्शन है कि किसी प्रकार के किसी केस में सीधे न्यायाधीशों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, न ही न्यायाधीशों की छवि खराब करने जैसी कोई घटना या कोई लेख की जा सकती है। तो दोस्तों, इस प्रकार के अगर किसी न्यायाधीश के ऊपर केस आते हैं तो पुलिस का क्या अधिकार है, तो मैं आपको बता दूं कि पुलिस का अधिकार यह है कि पुलिस यह रिपोर्ट एक तैयार करके चीफ जस्टिस इंडिया को सौंप देती है और अब डिपेंड करता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या फैसले लेते हैं। और यह अधिकार जिसके माध्यम से न्यायाधीशों को प्रोटेक्ट किया गया है, यह एक एक्ट के अंतर्गत जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ही निर्देशित किया है। 1994 में एक ऐसी आदेश पारित किए गए जिसमें कहा गया कि किसी भी न्यायाधीश के ऊपर पुलिस सीधे केस दर्ज नहीं कर सकती है। किसी भी न्यायाधीश की साख को खराब करने का अधिकार पुलिस को नहीं है, या किसी भी जांच एजेंसी को जांच करने से पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की इजाजत अनिवार्य है। इसी को ध्यान में रखते हुए अभी जस्टिस यशवंत वर्मा के ऊपर सीधे पुलिस का कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और न हो सकती है। फिलहाल यह आप जान लीजिए कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजों को बर्खास्त भी नहीं किया जा सकता है। क्यों? इसके लिए मैं आपको बता दूं
तो अनुच्छेद 124(4) कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश यदि अक्षमता की स्थिति में हो या दोष सिद्धि की स्थिति में हो तो उसके ऊपर संसद में महाभियोग चलाकर ही उसको पद से हटाया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार हाई कोर्ट के जजों के लिए अनुच्छेद 217(1)(b) क्या कहता है? यह कहता है कि इनको भी हटाने के लिए संसद में महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाना अनिवार्य है। अर्थात संसद के दोनों सदनों के सदस्य यदि 2/3 बहुमत से मिलकर एक प्रस्ताव पारित करते हैं कि न्यायाधीश को उनके पद पर रहना ठीक नहीं है, तत्काल प्रभाव से उनके पद से उन्हें हटाया जाए। अगर यह प्रस्ताव संसद में पारित हो जाता है, राष्ट्रपति इस पर सहमत हो जाते हैं, तब जाकर न्यायाधीश अपने पद से हट सकते हैं। इसका मतलब न्यायाधीशों को बहुत बड़ा विशेषाधिकार प्राप्त है, बहुत बड़ा प्रिविलेज प्राप्त है। उन्हें किसी भी तरह से सीधे कार्यवाही के घेरे में नहीं लाया जा सकता है। हो सकता है कि यह अधिकार उन्हें इसलिए दिया गया है क्योंकि भारत के लोगों को न्यायपालिका पर बहुत भरोसा है। यह भरोसा कहीं टूट न जाए, इसको ध्यान रखते हुए न्यायाधीशों के लिए कुछ विशेष व्यवस्था की गई है। हालांकि भारत का संविधान भारत में रहने वाले हर लोगों के लिए बराबर की न्याय की बात करता है, हर लोगों के लिए न्याय मिलने की बात करता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है, जहां से न्याय मिलना चाहिए कि न्याय देने वाला अपने ऊपर जब बात आती है तो किस प्रकार का फैसला लेता है। फिलहाल मैं आगे आपको बता दूं तो ये जस्टिस वर्मा हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं, और ये उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। ये नोट जिसे बंडलों का ढेर कह सकते हैं, उसके रूप में आप देख पा रहे हैं। और नोट जो है कि यह करोड़ों में हो सकता है, यह यहाँ दर्शाया गया है। आगे मैं आपको बता दूं तो परिचय इनका दे दूं तो जस्टिस वर्मा भारतीय न्यायपालिका के एक न्यायाधीश हैं, जिन्हें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में जाना जाता है, न्यायमूर्ति जस्टिस वर्मा के रूप में जाना जाता है। वो दिल्ली उच्च न्यायालय में कार्यरत हैं। फिलहाल वो दिल्ली उच्च न्यायालय में हैं, आप इस बात को समझ सकते हैं। मैं न्यायमूर्ति इसलिए कह रहा हूं कि जब कोई जज हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में होता है तभी उसके नाम के साथ न्यायमूर्ति शब्द लगाई जा सकती है। तो यह हाई कोर्ट के जज हैं, इसलिए मैं इनको न्यायमूर्ति के नाम से संबोधित कर रहा हूं। यह पूर्व में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सेवा दे चुके हैं, हाल ही में विवादों के घेरे में हैं, जिसमें न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको प्रारंभिक जीवन और उनकी शिक्षा क्या है इसको भी आप जान लीजिए, क्योंकि एक प्रश्न यहां से उठ सकता है। 6 जनवरी 1969 को प्रयागराज में उनका जन्म हुआ था और यह शिक्षा के तौर पर बीकॉम ऑनर्स हंसराज कॉलेज दिल्ली से किए हुए हैं और एलएलबी भी उन्होंने किया है रीवा विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश से। 8 अगस्त 1992 को अधिवक्ता के रूप में यह अपने आप को नामित किए थे, रजिस्टर्ड किए थे। 1992 से यह इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वकालत के रूप में कार्यरत थे, जब 2006 से लेकर 2012 तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विशेष वकील के रूप में अपनी पहचान बना चुके थे। 2012 से लेकर 2013 तक यह उत्तर प्रदेश सरकार में अधिवक्ता के रूप में काम किए थे। दोस्तों, अस्थायी अधिवक्ता हर राज्य सरकार और केंद्र सरकार में नियुक्त की जाती है और यह अधिवक्ता दोस्तों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने के योग्य व्यक्ति को ही अधिवक्ता बनाई जाती है और 12 से लेकर 13 तक उत्तर प्रदेश सरकार में यह अधिवक्ता के रूप में काम किए थे। 2014 ये वर्ष आप याद रखिएगा, क्योंकि 14 मार्च को ही उनके साथ यह ट्रेजेडी हुई थी, उनके घर पे एक ट्रेजेडी हुई थी। इससे 2014 आप याद कर सकते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में इनकी नियुक्ति मिली थी। 2016 में यह अस्थायी न्यायाधीश के रूप में पद ग्रहण किया था और 2021 में इन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था। दोस्तों, 2021 और इसमें 21 का जो मामला है, 21 मार्च को ही घटना घटी 14 मार्च को, लेकिन 21 मार्च को भारत के लोग जान पाए थे जब इंडियन एक्सप्रेस में यह खबर छपी थी कि जस्टिस वर्मा के मकान से भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। दोस्तों, यहाँ
हालिया विवाद क्या है और विवाद को मैंने बताया है। फिलहाल यहाँ मैं आपको दिखा दूं कि जैसा कि लिखा हूँ 14 मार्च 2025 को जस्टिस वर्मा के दिल्ली सरकारी आवास में आग लगी थी। चौंकाने वाली खुलासा, आग बुझाने के दौरान आवास में भारी मात्रा में नकदी प्राप्त हुआ। न्यायाधीश की निष्पक्षता पर सवाल उठे हैं। सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम, यही मैं कह रहा हूं कि कोलिजियम प्रणाली क्या है। सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम ने इनका इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरण का सुझाव दे दिया, अर्थात इन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पुनः भेज दिया जाए, उसके लिए कोलिजियम प्रणाली का सुझाव था। इसी सुझाव को लेकर इलाहाबाद बार काउंसिल ने विरोध करना शुरू कर दिया है और अस्थायी विरोध करना शुरू कर दिया है। इलाहाबाद के वकीलों ने अब फैसला लिया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को वापस नहीं करेगा तब तक बार काउंसिल का विरोध जारी रहेगा। दोस्तों मैं बता दूं कि वकीलों ने मिलकर ये कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई कूड़े का घर नहीं है जिसे जब चाहें भेज दिया जाए। ये सांकेतिक विरोध नहीं बल्कि एक अस्थायी विरोध के तौर पर इलाहाबाद में चल रहा है। नेक्स्ट आपको मैं बताऊं कि न्यायपालिका पर प्रभाव क्या पड़ सकता है। न्यायपालिका की पारदर्शिता, निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि जिस देश में भरोसा जहां किया जा सकता है, एकमात्र स्थान जिस पर भरोसा किया जाता है, अगर वहां भरोसा टूटेगा तो देश के संविधान पर भरोसा टूट जाएगा। दोस्तों देश की सारी व्यवस्थाओं पर भरोसा टूट जाएगा और जब भरोसा टूट जाता है दोस्तों तो फिर क्या सरकारें, क्या लोग, क्या जांच एजेंसियां और क्या कोई संस्था यह कभी भी कोई फैसला लेती है, लोग आक्रामक हो जाते हैं, लोग विरोध करने लगते हैं, लोग इसके फैसले को संदेह के घेरे से देखने लगते हैं। इसलिए सरकार और न्यायपालिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि भरोसा जगाया जाए, न्यायपालिका पर भरोसा जो पहले से बना हुआ है वह बहाल किया जाए, उसमें और वृद्धि की जाए। इसके लिए क्या क्या निर्णय लेने हो सकते हैं, इसे सुप्रीम कोर्ट को तत्काल तौर पर बैठक करके फैसला लेना चाहिए। दोस्तों यहाँ मैं बता दूं कि बार एसोसिएशन इलाहाबाद हाईकोर्ट को कूड़ेदान नहीं बनने देने की बात कही और न्यायपालिका के सुधारों की और जवाबदेही को तेज करने की बात इन्होंने कहा है। निष्पक्ष क्या कह रहा है, जस्टिस वर्मा कानूनी कैरियर सराहनीय रहा है लेकिन हालिया विवाद से उनकी छवि प्रभावित हुई है। अर्थात इनके बारे में ये बताया जा रहा है कि इनका जो पिछला रिकॉर्ड रहा है वो सराहनीय रहा है, लेकिन हालिया जो घटना घटी है उससे उनकी छवि तो खराब हुई ही है, न्यायपालिका की भी छवि पर दाग लग गए हैं। न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मामला अभी जांच के अधीन है और आगे की कार्रवाई पर सबकी नजर है। मैं यहाँ एक लाइन आपको जोड़ दे रहा हूँ कि दोस्तों जो भी मैं बताया हूँ उसमें जस्टिस यशवंत वर्मा के विरुद्ध मैं कोई बात नहीं बताया हूँ। ये सारा जुडिशरी प्रोसीजर है जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ। मैं यह बताने का बिल्कुल प्रयास नहीं कर रहा हूँ कि जस्टिस वर्मा इसमें दोषी है, क्योंकि भारत की न्यायपालिका और भारत की संविधान दोषी उसे मानती है जिसके ऊपर दोष सिद्ध हो जाता है। अभी फिलहाल जस्टिस वर्मा खुद कोई बयान जारी नहीं कर रहे हैं। एक छोटी सी बयान उनकी जो लिखित रूप से सुप्रीम कोर्ट को भेजी गई है और दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भेजी गई है, वह यह है कि जस्टिस वर्मा अपने एक पत्र में लिख रहे हैं कि जब मैं अपने मकान पर वापस आया और उसी रूम में देखने गया कि कहाँ नोट है, कहाँ जली हुई है, तब मैंने टॉर्च जलाकर देखा, उसके बावजूद भी मुझे कोई नोट वहां नहीं दिखा। इस तरह से मैं पूछना चाहता हूं कि वो नोट कहाँ हैं और वो नोट यहाँ कैसे थे, और जब ये थे तो मुझे दिखाया क्यों नहीं गया, मुझे बताया क्यों नहीं गया, पुलिस उस पर क्या कार्रवाई की है, मुझे इसके बारे में कोई खबर नहीं है और न ही मेरा उस नोट कांड से किसी प्रकार से लेना देना है। तो कहीं ना कहीं जस्टिस वर्मा का बैलेंस, जस्टिस वर्मा का बताना, जस्टिस वर्मा वहां पहुंचे, इस फैसला ले सकती हैं। फिलहाल मैं सरकार और संसद तथा संस्थाओं से ये उम्मीद करता हूं कि जल्दी से जल्दी न्याय मिले, देश का भरोसा जगे। हम इस प्रकार की कोई खबर अगर आगे निकल कर आती है तो मैं पुनः आपके बीच में आऊँगा, यह बताने के लिए प्रयास करूँगा कि भारत की न्यायपालिका जिंदा है, भारत का संविधान अभी जिंदा है। आपका भरोसा बना रहना चाहिए। आपने इस वीडियो को देखा,
आपने इस पूरे वीडियो को देखा, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।